सभी का स्वागत है एक नया वीडियो में। डीबीटी का सीरीज़ कंटिन्यू कर रहा था, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो रिलेटेड टॉपिक्स में डिस्कस कर रहा था। तो सेल बायोलॉजी के रिलेटेड ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। आप देख सकेंगे कि क्वेश्चन का जो लेवल है मोर और लेस आप कह सकते हैं CSIR पार्ट बी से भी कम। जो सर्टेन पोर्शन है वो बहुत बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाता है। मास्टर्स लेवल के एग्ज़ाम के ओरिएंटेड आप प्रैक्टिस अगर करेंगे उस लेवल का आपका आराम से हो जाएगा। सो सेल बायोलॉजी का जो सिलेबस है सेक्शन 4 और सेक्शन 3 में डिवाइड कर दिया गया है। सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्रॉडली सिलेबस को मेंशन करता है, बट वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ एरिया है जिसको मैं एक एक करके हाईलाइट करूँगा आपके सामने। सो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिए तो सेक्शन 3 एंड 4, खाली सेक्शन 4 नहीं, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 दोनों में आपका सेलुलर प्रोसेस या सेल बायोलॉजी का पार्ट है, जिसमें आपका सेल सिग्नलिंग, सेलुलर कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दिया है। अब देखिए कोई भी एग्ज़ाम देने जाए सेल बायोलॉजी ऑब्वियसली एक मस्ट डू टॉपिक है, तो एक एक करके बायोकेमिस्ट्री का पार्ट आपको मैं, जैसे गेट बी सेल बायोलॉजी आप एक वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, जिसमें मैंने बात किया था कुछ एरियाज़ के बारे में, पर्टिकुलरली इनिशियल सेल बायोलॉजी रिलेटेड, जैसे से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके साथ साथ सेलुलर ऑर्गेनेली, साइटोस्केलेटन, ये सब के ऊपर सेल डिवीजन, सेल साइकिल, सेल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कैंसर, ये सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस कर दूंगा इसी पार्ट में। तो मोर और लेस सेल सिग्नलिंग, सेलुलर कम्युनिकेशन, ये जो मैक्सिमम पार्ट है आज इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट और वीडियो 10 से 15 मिनट का और एक वीडियो रख के मैं कुछ प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, ताकि समझ में आ जाए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सो पहला आप देखिए ये जो पूरा पोर्शन है जिसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फिजिकल स्ट्रक्चर, मॉडल मेम्ब्रेन्स इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन प्रोटीन, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, रेगुलेशन ऑफ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। अब ये एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 2024 में अगर आप देखें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो सेल बायोलॉजी से 1, 2, और अगर आप ये मानिए ये सेल बायोलॉजी से है या डिजीज म्यूटेंट यहाँ सबसे हैं 3, 4, तो 4 क्वेश्चन आप आराम से मान सकते हैं, 4 से 5, कभी कभी 6 से 10 क्वेश्चन भी पूछ चुका है। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आराम से आपको 5 से 6 क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे देखिए माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड स्ट्रक्चर कौन सा नहीं है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, CFTR, दिस आर ऑल, जैसे आपने अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं अभी। सेल ड्यूरिंग सेल साइकिल, जीन और रेप्लिकेशन कहाँ होता है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सभी लोग जानते हैं इस फेज में होता है। तो मुश्किल कुछ नहीं है, टिक करके आप आराम से आ सकते हैं। तो कुछ पॉइंट जो ध्यान रखना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट है देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देख के जाना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट में ऑब्वियसली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का जो बेसिक केमिस्ट्री है, जैसे, और उसके साथ साथ फॉस्फोलिपिड के साथ यहाँ पे जैसे फिजिकल स्ट्रक्चर एंड मॉडल मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, लिपिड बाइलेयर, उसके साथ साथ मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये पूरा पोर्शन आप आराम से लेलिंजर के कोई भी लेलिंजर का बुक से पढ़ सकते हैं और कोई भी बेसिक बुक से पढ़ सकते हैं। पर भी मैं रिकमेंड करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट एरिया को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। जैसे देखिए एक एसिमेट्री मेंटेन होता है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने भी बात किया था गेट बी के बारे में। सो देर इज़ एसिमेट्री बिटवीन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कौन कौन सा नेगेटिवली चार्ज फॉस्फोलिपिड्स हैं, जैसे सेरीन, इनोसिटोल्स और नेगेटिवली चार्ज। क्यों बार बार बताता हूँ, क्योंकि पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाएगा भी। तो सेरीन आप देख सकते हैं इनर मोनोलेयर में ज़्यादा पाया जाता है। तो आउटर मोनोलेयर में कौन कौन ज़्यादा पाया जाता है, फॉस्फेटिडिलकोलिन और स्फिंगोमाइलिन इज प्रीडोमिनेंट इन आउटर, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। सो ये एसिमेट्री के बारे में आपको ध्यान रखना है कि कहाँ क्या चीज़ एबंडेंस है फॉस्फोलिपिड के बारे में, ठीक। उसके साथ साथ और एक चीज़, जैसे फॉस्फेटिडिलसेरीन के ऊपर अगर आप देखें, फॉस्फेटिडिलसेरीन इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। जब एपोप्टोसिस के बारे में बात किया जाता है, जैसे ये डीबीटी सेल बायोलॉजी में यहाँ पे एपोप्टोसिस के बारे में जब हम डिस्कस करें, अभी एक बार बता देता हूँ आपको। तो जैसे देखिए ड्यूरिंग एपोप्टोसिस लिपिड एसिमेट्री इज लॉस्ट परम्यूटिंग एनेक्सिन 5। सो एनेक्सिन 5 आपके एपोप्टोटिक सेल के साथ बाइंड करता है, तो एपोप्टोटिक सेल के साथ बाइंड करता है। सो इन दैट केस इट बाइंड्स टू द आउटर लेफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एसिमेट्री लॉस हो जाता है, ऑब्वियसली किसके साथ बाइंड करता है, तो फॉस्फेटिडिलसेरीन के साथ बाइंड करता है। और इसका एक खासियत क्या है, दिस इज नेगेटिवली चार्ज। सो एसिमेट्री ऑफ सेल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो जैसे और एक चीज़ आप देखिए इसके बाद, हाँ, तो टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, आपके साथ
उसके साथ है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो एक एक करके मैं लिख देता हूँ ऊपर। सो ये कंसेप्ट आप एपोप्टोसिस में पढ़ते हैं। सो दिस इज रिलेटेड टू सेल बायोलॉजी, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली, इसलिए मैंने बात कर लिया। सो आउटर लिपलेट, इनर लिपलेट में। अच्छा, आप ऊपर एक एक पॉइंट्स में आपके साथ लिखते जाता हूँ। देखिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया कि एसिमेट्री ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल है। काफ़ी बार आप देखोगे कि ये रीजन से क्वेश्चन पूछा जाता है। उस पर्टिकुलर फॉस्फेटिल सेरीन, फॉस्फेटिल कोलिन एंड फॉस्फेटिल इथाइलएलानाइन, स्फिंगोमाइलिन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, स्फिंगोमाइलिन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके साथ साथ ध्यान रखना पड़ेगा आपको क्या कि अब आएगा मेम्ब्रेन लिपिड, मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में, मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में अगर पूछे आपको, क्या पूछेगा कि बताइए इंट्रिकल मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, और आपका जैसे इन सभी का हाउ विल आइसोलेशन प्रोसेस। सो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड उसके साथ साथ जैसे बहुत इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, एम्पीट्रोपिक प्रोटीन एक होता है, जैसे डिसोसिएट होता है, एसोसिएट होता है। सो कैसे आइसोलेट करेंगे, दिस इज चेंज इन पीएच करेंगे तो जनरली पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन विच आर लूजली एसोसिएटेड। सो दीज आर लूजली एसोसिएटेड, चेंज इन पीएच ये सब से अगर करेंगे। और चार्ज, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को आइसोलेट करने के लिए आपको डिटर्जेंट का यूज़ करना पड़ेगा। इसमें भी मैंने आपको दिखा दिया था। अगर फिर से यहाँ से पूछ ले डिटर्जेंट, या आप बताएंगे कि फिर अप्लाइड वाला पार्ट पूछ लिया, जैसे ट्राइटोन X100, जैसे HDS, कैटायनिक रिचार्ज, एनायनिक रिचार्ज, ये सब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेम ऑफ द डिटर्जेंट दैट आर यूज फॉर मेम्ब्रेन प्रोटीन आइसोलेशन। तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन डिटर्जेंट से आइसोलेट किया जाता है। ठीक, सो ये रहा मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में बात हो गया। बहुत बेसिक सा चीज़ें बता दिया मैंने आपको। अब दूसरा देखिए कि आपका जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसमें भी किससे मतलब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ इस तरह से पूछा जाता है। जैसे देखिए, अ प्रोटीन सीक्वेंस हैज 20 consecutive हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड फॉलोड बाई अ फ्यू हाइड्रोफिलिक रेसिड्यू एंड दिस पैटर्न रिपीटेड 5 to 7 टाइम्स। अब बहुत ऑब्वियस चीज़ है, ये क्वेश्चन देख के आपको समझ में आएगा कि बेसिक ओवरव्यू पूछा गया है कि कौन कौन सा हाइड्रोफोबिक पार्ट और कौन सा हाइड्रोफिलिक पार्ट है जो मेम्ब्रेन के साथ पास कर रहा है। तो आप बताइए इसका जो प्रोटीन सीक्वेंस है उसके ऊपर बेस करके which टाइप ऑफ प्रोटीन इट विल बी। सो ऑब्वियसली ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होगा। बेसिकली जैसे जानते हैं आप, GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर 7 टाइम्स 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन है। तो दोज आर ऑल हाइड्रोफोबिक इन नेचर। सो ये जो पार्ट है, सो दीज आर ऑल हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो जैसे ये बैक्टीरियोडोप्सिन है, मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन। ठीक, सो ये सारे जो है उसके साथ साथ जैसे देखिए एक होता है हाइड्रोपैथी इंडेक्स का प्लॉट। तो ये जैसे बैक्टीरियोडोप्सिन कितने बार पास कर रहा है, 7 टाइम्स पास कर रहा है। सो हाइड्रोपैथी इंडेक्स में जैसे 7 ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। तो इसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोपैथी प्लॉट, ऊपर में आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोपैथी प्लॉट। इसमें क्या ध्यान रखना आपको, प्लॉट इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंपली इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ये हाइड्रोपैथी प्लॉट से कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट बताता हूँ। और CSR में बहुत बार पूछ चुका है, तो इट कैन बी आस्क्ड इन DBT ऑल्सो। हाइड्रोपैथी प्लॉट किसका एवोल्यूशन करते हैं, कैसे क्या पता चलता है उससे। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जैसे आपको समझ में आया आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आगे कुछ करना नहीं है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। ये सब एक इम्पॉर्टेंट अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं। जैसे पोरीन protein allows certain polars to cross the outer membrane in the gram negative bacteria which are composed of beta barrel lining the polar transmembrane passage। so beta barrel से बनता है। तो और छोटे मोटे कुछ प्रोटीन के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब आइए लिपिड लिंक मेम्ब्रेन प्रोटीन, कोवैलेंटली लिंक मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो कोवैलेंटली लिंक मेम्ब्रेन प्रोटीन में भी आप देखेंगे डाइवर्सिटी बहुत सारे हैं। जैसे पामिटोइल ग्रुप अटैच हो गया, जैसे मिरासेटाइल ग्रुप अटैच हो गया, जैसे फार्नेसाइल ग्रुप अटैच हो गया। बस यही ध्यान रखिए और ज़्यादा कुछ करना नहीं है यहाँ पे। जैसे DBT में अगर आप देखें क्वेश्चन का लेवल, तो यहाँ पे जैसे पूछा जाता है कि भाई
ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड इज कैरिड आउट बाय द एंजाइम प्रेजेंट इन द लुमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिलेटेड और लिपिड बाइलेयर रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, ये इसके साथ मेम्ब्रेन जैसे सेलुलर ऑर्गेनेली पर्टिकुलरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें आप देखेंगे एंडलिंग ग्लाइकोसाइलेशन ये सब होता है। सो यहाँ पे जैसे पूछा गया कि रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी, तो गोल्गी बॉडी में आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्लाइकोसाइलेशन वाला प्रोसेस होता है। सो ग्लाइकोसाइलेशन वाला प्रोसेस और एडवांस और कुछ ग्लाइकोसाइलेशन वाला प्रोसेस गोल्गी में होता है। सो और एंडलिंग वोलिंग तो हो गया, और गोल्गी में भी उससे ज़्यादा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है जनरली। तो यहाँ पे पूछा गया द ग्लाइकोसाइलेटेड पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लाइकली टू। ऑब्वियसली जैसे ये प्रोटीन आपका सपोज ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है, सो दिस रीजन, तो ये जो रीजन है, फिर ये अगर ये पूरा रीजन है सो दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है जो ये प्रोट्यूडेड है। तो मॉडिफिकेशन होगा तो इसके ऊपर होगा। सो दिस आर योर एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट, और ये आपका अगर साइटोसोल मानिए तो ये साइटोसोलिक होगा। तो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में ही आपका मॉडिफिकेशन होता है, और ये अल्टीमेटली इस तरह का अगर आप डायग्राम देखें तो समझ में आएगा। सो ये इनसाइड आउटसाइड। अब ये भी होता है कि जो मॉडिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन लिपिड लिंक मेम्ब्रेन प्रोटीन में देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन आर प्रेजेंट डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट स्टेट। सो यहाँ से जैसे क्वेश्चन पूछा ग्लाइकोसाइलेशन होता है जनरली, सो द ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन आर एक्सपोज टू द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। दैट इज़ अ वेरी ऑब्वियस आंसर, बहुत कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आप आराम से इस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए अभी तक अगर आप क्वेश्चन का लेवल देखिए 16, 17, 2023, 22 बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल कभी पूछा गया नहीं है। सो मेम्ब्रेन प्रोटीन, एसिमेट्रिक ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाइड्रोपैथी प्लॉट एंड कुछ प्रोटीन्स का एग्जाम्पल आप आराम से देख सकते हैं। ठीक, अब दूसरा है आइए लिपिड का मेम्ब्रेन डायनामिक्स। मेम्ब्रेन डायनामिक्स में वही कि फ्लिपेज, फ्लॉपेज, क्रैम्बलेज का क्या काम है आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पे जैसे देखिए फ्लिपेज, फ्लॉपेज एंड स्क्रैम्बलेज, इनका क्या काम है आप ध्यान रखिए। ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये मेम्ब्रेन डायनामिक्स का पार्ट शुरू हो गया। इसके बाद ही आप देखेंगे कि जैसे वेसिकुलर ट्रैफिकिंग वाला पार्ट आ जाएगा। उससे पहले इसके साथ साथ मेम्ब्रेन डायनामिक्स ये सब है। सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आइए ट्रांसपोर्ट वाले पोर्शन में। उससे ऊपर मैंने जो पॉइंट्स बना मोर देन इनफ है। अगर आपको क्वेश्चन दिखा उसी तरह से घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन लगा कि घुमा फिरा के पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता जनरली। सो इसके बाद आता है सेकेंड टॉपिक ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज़ सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको क्या देखना है, पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा मॉलिक्यूल। ये जो चार्ट है मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ। देखिए ये जो चार्ट है ये ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल। सो आप देख सकते हैं गैसेस, इथेनॉल, वाटर, these are permeable. Ethanol and CO2 and O2 are permeable. Water, urea and slightly permeable. So permeability में भी आप देखिए slightly, और ये है permeable. So small uncharged polar molecule, क्या मैंने बता रहा हूँ, small uncharged polar molecule, और आपके गैसेस है ना, जैसे सिंपल डिफ्यूजन से आपका ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज हो रहा है। सो ये जैसे मैंने आपको दिखाया, ये चार्ट फिर से लेनिंजर से उठाया गया चार्ट है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज आर लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल, आर इम्पारमेबल, आयन्स आर ऑब्वियसली इम्पारमेबल, चार्ज पोलर मॉलिक्यूल आर ऑल्सो इम्पारमेबल। सो दिस इज़ द लिस्ट। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर दे ऐसे 4 ऑप्शन ABCD करके भी पूछा जा सकता है कि O2 देन पोटासियम ग्लूकोज कुछ भी पूछ लेके बता देगा। सो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे कैसे होता है। उसके बाद अब आइए लिनियर में। सॉल्यूट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जैसे आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर एंड आपके साथ उसके साथ साथ ये जो ट्रांसपोर्टर का कहानी है, जैसे एंजाइम काइनेटिक्स फॉलो करता है। सो आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर। सो इसके साथ साथ आप ध्यान रखिए क्या क्या ध्यान रखना है, लिख लीजिए। एक है आपका आयन चैनल्स,
एंड ट्रांसपोर्टर, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, और उसके साथ साथ जो बाकी बचा कुचा पोर्शन है ये भी ध्यान, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और अच्छा, और कुछ पार्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो है, ये एक है ये चैनल का रेट कितने से कितना, सबसे हाई देखिए आयन चैनल्स का 10⁷ to 10⁸ आयन्स पर सेकेंड। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टर का। सो देयर वुड बी सम स्पेसिफिसिटी ट्रांसपोर्टर में, ग्लूकोज, सोडियम, ATPase, ये सब अगर आयन चैनल ATP पावर्ड पंप है जिसमें 10 और रेट कम है। आयन चैनल जैसे पोटासियम आयन चैनल है, जैसे एग्जाम्पल है जैसे पोटासियम आयन चैनल, ये है सिम्पोर्टर। इन सारे में अब ध्यान रखिए कि सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि रेट, अगर चैनल ओपन हुआ फटाफट तो ओपन एंड क्लोज वाला कंडीशन है। सो आयन चैनल, ट्रांसपोर्टर एंड ATP पावर्ड पंप, इन दोनों में, इन तीनों में मेजरली क्या डिफरेंस है। एंटीपोर्टर, सिम्पोर्टर, यूनिपोर्टर, ये दिस आर ऑल पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टर। लिनिंजर में भी बहुत जगह पे एंटीपोर्टर, सिम्पोर्टर, दिस आर ऑल ट्रांसपोर्टर। ये रहा, देख सकते हैं नीचे ही है, ये रहा एंटीपोर्टर, सिम्पोर्टर, एंड सो दिस आर को ट्रांसपोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट। एंड उसके साथ साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें आते हैं, सिम्पोर्ट, और 2 टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चाहे तो आप ऑब्वियसली CSIR के लिए तो पढ़ना पड़ता ही है, मैं रिकमेंड करूँगा आप एक बार देख लीजिए। सार्का पंप कहाँ पे रहता है, कैल्शियम ATPase को सार्का पंप बोला जाता है, ये भी मैं लिख देता हूँ जैसे यहाँ पे सार्का पंप, मैं इसको शेयर कर दूंगा आपके साथ, आराम से आप देख पाएंगे। सार्का पंप, कैल्शियम आयन चैनल, सार्का पंप इज अ कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम ATPase, सॉरी इट इज़ ATPase, आयन चैनल बोलना गलत है, इट इज़ ATPase। ठीक, ये हो गया एक एग्जाम्पल जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें जैसे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में ही, लिपिड बाइलेयर लैकिंग प्रोटीन इज हाईली इम्परमेबल टू ऑल चार्ज मॉलिक्यूल, लिपिड बाइलेयर is highly impermeable to all charge molecule, which of the following options are correct। obviously charge molecule को पास नहीं करने देते हैं, है ना। so channel have specific binding pocket for the solid molecule they allow to pass, obviously channel के पास specificity का नाम की एक चीज़ होगा, so obviously channel ये अच्छा correct, which of the following option are correct। तो यहाँ पे जैसे ध्यान रखना पड़ेगा क्या क्या, प्रोटीन lacking protein is highly impermeable to all the charge molecule, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे है चैनल हैव स्पेसिफिक बाइंडिंग पॉकेट, नहीं चैनल के पास स्पेसिफिक बाइंडिंग पॉकेट नहीं होगा। जैसे देखिए ये चैनल है, तो चैनल में क्या होता है, फटाक से जब गेट ओपन होगा तो बाइंड नहीं करता है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ चैनल, जिससे आयन जो ट्रांसपोर्ट है ज़्यादा फास्ट हो जाता है। सो इन दिस केस दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक बाइंडिंग पॉकेट। सो इससे जो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट है, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट इज जनरली हाई, is high for this ion channel, rate of transport is high in for this ion channel, very well। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टर अलाउ सॉलिड टू क्रॉस मेम्ब्रेन मच स्लोअर रेट देन द डूजर चैनल। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो लॉरिस वाला चार्ट है आपको दिखाया, ट्रांसपोर्टर में स्पेसिफिसिटी वाले बात आ जाते हैं। जैसे देखिए फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे ग्लूकोज आके बाइंड करेगा, सो देयर शुड बी सम ट्रांजिशन स्टेट इन बिटवीन, जहाँ पे जैसे देख सकते हैं आउटवर्ड ओपन हुआ, लिगैंड बाउंड कंडीशन हुआ, इनवर्ड ओपन और लिगैंड फ्री ऑक्लूटेड एक और एक टाइप हुआ। सो दीज आर ग्लूटामेट ट्रांसपोर्टर। तो यहाँ से भी आप ध्यान रख सकते हैं, ग्लूटामेट के जैसे डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जैसे ग्लूट आयन चैनल के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 4 कहाँ कहाँ है मैंने दिखाया था। सो ग्लूट 4 मसल फैट, हार्ट मसल फैट में पाया जाता है, फैट जहाँ पे स्टोर होता है। लीवर पैनक्रियाटिक में ग्लूट 2 पाया जाता है, इंटेस्टाइन ये सब में पाया जाता है। सो और उसके साथ साथ ग्लूट 10, ये इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। सो नीचे मैं लिख देता हूँ, शुड नो अबाउट ग्लूट आयन चैनल, ग्लूट ट्रांसपोर्टर इन ह्यूमन। क्या ध्यान रखना है और कि आयन चैनल ट्रांसपोर्टर
आयन चैनल ट्रांसपोर्टर और उसके साथ साथ आयन चैनल ट्रांसपोर्टर, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कोड ट्रांसपोर्ट। इसका एग्जाम्पल हाउ दिस मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड, फॉर mechanism of transporting ions and small molecules, how they are transported. So O2 CO2 सिंपल डिफ्यूजन से जाता है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जैसे ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड यूनिपोर्टर से जाता है, आयंस एंड वाटर चैनल से जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का खर्चा होता है, एटीपी पावर्ड बॉन्ड जैसे आयन, स्मॉल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स, लिपिड। को ट्रांसपोर्ट में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वेरियस आयन, सो दीज आर एंटीपोर्टर एंड दीज आर सिम्पोर्टर। जैसे ग्लूकोज अभी देखेंगे, सिम्पोर्टर कैसे काम करते हैं ये भी दिखाऊंगा मैं आपको, एक नीचे ही है। सो दिस आर ट्रांसपोर्टर, दिस आर चैनल। सो ट्रांसपोर्टर चैनल एंड एटीपी पावर्ड पंप, सो ट्रांसपोर्टर चैनल एंड एटीपी पावर्ड पंप, इन सभी का एटीपी पावर्ड पंप, इन सभी का कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या ध्यान रखना है, वही कि स्पीड इसका ज़्यादा है ये, और स्पेसिफिसिटी है कि नहीं है, जो टिपिकल पॉइंट्स हैं उसके ऊपर आपका क्वेश्चन बनेगा। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा तो आपका काम बन जाएगा, ठीक। सो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं ऑब्वियसली ये पॉइंट्स को नोट डाउन करके लिखिए। बहुत बेसिक से सवाल है, फिर भी आप एक बार एटलीस्ट एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो ए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आप देखिए ई और डी और ई। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मेनी एनिमल सेल कंटेन ओपन पोटेशियम आयन चैनल, yet the potassium ion concentration in the cytosol is much higher than the outside of the cell। ये भी बहुत काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। जैसे आप जैसे न्यूरोफिजियोलॉजी, न्यूरॉन सिस्टम, न्यूरल सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें पहला जो जैसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ये सब, उसके साथ साथ आयन चैनल, उसमें जैसे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, ये सब कैसे काम करता है। नर्व इम्पल्स प्रोपागेशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नर्व इम्पल्स प्रोपागेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। सो जैसे मैं बात कर रहा था किसका क्या है, नीचे ही आपको साथ दिखा देता हूँ, ये देखिए। सो दिस इज द टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड ऑल। जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर, इंटरसेलुलर, सेल और ज़्यादा, जैसे सेल में सबसे ज़्यादा है और ब्लड में सबसे कम है। मैमेलियन ये जैसे कि ये स्क्वीड है उल्टा, जैसे यहाँ पे ये भी देखिए, जो वर्टिब्रेट के केस में 139 इज प्रेजेंट इन सेल एंड 4 मिलीमोलर इज प्रेजेंट इन योर ब्लड। एंड उस उल्टा होगा सोडियम आयन के केस में और क्लोराइड आयन के केस में, जैसे 4 और 116 इन केस ऑफ क्लोराइड आयन चैनल। सो इन दैट केस जैसे यहाँ पे पूछा गया कंसंट्रेशन इन द साइटोसॉल इज मच मोर हायर, तो ऑब्वियसली ए सी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। डी ई पढ़ लेते हैं। द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ एक्शन टेम्परली बिकम मोर नेगेटिव व्हेन एक्शन पोटेंशियल एक्साइटेड। ये भी जैसे मैं बता रहा था, नर्व इम्पल्स प्रोपगेशन एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा, ये एनिमल फिजियोलॉजी वाले पार्ट से एक बार देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर योर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। इससे ज़्यादा कुछ करने के वाला बात है नहीं। यहाँ पे जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन कर दिया, दैट्स ऑल। अच्छा, लिपिड बाइलेयर कॉम्पोजिशन अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा आपको, जैसे बायोकेमिस्ट्री, जैसे लिपिड देखिए 3 चैप्टर है, लिपिड, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट। सो लिपिड वाला पोर्शन है, इसमें सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी बताया जाता है जनरली। जैसे लिपिड के साथ मतलब बायोकेमिस्ट्री के साथ मर्ज करके सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन ऑब्वियसली बनेगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड इन मेम्ब्रेन्स, जैसे मैंने आपको बात किया कि स्फिंगोसिन, सो स्फिंगोसिन विल हैव स्फिंगोसिन बैकबोन, ऑल द स्फिंगोलिपिड विल हैव ग्लाइकोलिपिड, ग्लिसरॉल बैकबोन, गैलेक्टोलिपिड ग्लिसरॉल बैकबोन होगा, ग्लिसरॉल और फॉस्फोलिपिड, दिस आर फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में स्फिंगोसिन बैकबोन होता है और ग्लिसरॉल वाला बैकबोन भी होता है। अब आपको जो ध्यान रखना है, चार्ज वाला कंसेप्ट मैंने बता दिया कि किसके बेस क्या चार्ज है, फॉस्फोराइल, सेरीन, इनोसिटॉल और नेगेटिवली चार्ज। उसके साथ साथ आपको जो ध्यान रखना है, ये भाई कॉम्प्लेक्स जैसे स्फिंगोमाइलिन, उसके साथ साथ ग्लोबोसाइड, ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, ये सब में क्या क्या है, गैंग्लियोसाइड में क्या है, GM2, GM1। तो उसके साथ साथ नीचे एक चीज़ ध्यान रखना कि डिजीज़, ये भी मैं गैडबी के वीडियो में बता चुका हूँ, जनरलाइज गैंग्लियोसाइड, टे-सैक डिजीज़ हेक्सामिनेज के डिफिशिएंसी की वजह से होता है, फैब्रिज डिजीज़, हैंडहॉफ डिजीज़, गॉचस डिजीज़ ग्लूकोसेरिब्रोसाइड की वजह से, स्फिंगोमाइलिन है। सो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ, दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट।
उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल के बारे में अगर पूछा जाए तो कोलेस्ट्रॉल इज एम्फीपैथिक इन नेचर। यहाँ पे नॉन पोलर साइड चेन, यहाँ पूरा पार्ट नॉन पोलर है और पोलर एक हेड ग्रुप रहता है। सो 3 नंबर पोजीशन पे आपका OH ग्रुप रहता है। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक एक करके। तो ये वाला जो पार्ट आप पढ़ेंगे दैट विल बी फॉर लिपिड पोर्शन। लिपिड पोर्शन बायोकेमिस्ट्री में भी आता है आपका, सेल बायोलॉजी वाला लिपिड उसमें भी आप कर सकते हैं। सो लिपिड में क्या देखना है, स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे साइक्लोऑक्सीजिनेज, ये कॉक्स एंजाइम इनहिबिटर, एस्पिरिन कैसे काम करता है, आइबुप्रोफेन कैसे काम करता है, कॉक्स को इनहिबिट करता है। तो जैसे एराकिडोनिक एसिड है ना, इससे आपका जैसे क्या क्या चीज़, प्रोस्टाग्लैंडिन, स्फिंगोमाइलिन सेपरेट है, कॉक्स इनहिबिटर एराकिडोनिक एसिड से बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड जो ल्यूकोट्राइन एंड थ्रोम्बोक्सिन, ये सब से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं इसको मेंशन कर दिया है। स्फिंगोमाइलिन बैकबोन, जिसे कॉम्प्लेक्स स्फिंगोमाइलिन GM1 GM2 and they are related disease, very important, they are related disease जो आपको ध्यान रखना है, ठीक। और उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जैसे एम्फीपैथिक नेचर होता है, 3 नंबर पोजीशन पे OH रहता है, ठीक। 27 कार्बन का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आएगा आपका। अब जैसे यहाँ पे DBT 2016-20 में पूछा गया सवाल के ऊपर बेस करके मुझे जो लग रहा है 2024 में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से। जैसे DBT 2016 में जैसे देखिए पूछा गया था, इन कंपैरिजन टू एनिमल रिसाइडिंग इन वार्म क्लाइमेट, बहुत घिसा पिटा सवाल है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत लोगों में नहीं रहता है। सो इट्स बेटर आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। पहला इंपॉर्टेंट है कि जब आप चेन लेंथ इंक्रीज़ करेंगे, तो चेन लेंथ अगर इंक्रीज़ करेंगे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा, मेल्टिंग पॉइंट TM। सो चेन लेंथ किसका, जैसे लॉरिक मिरिस्टिक। सो कार्बन नंबर जैसे कार्बन नंबर ऐसे लिख देता हूँ, कार्बन नंबर जिसको चेन लेंथ भी बोला जाता है। चेन लेंथ अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, आपका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। जैसे आप कोई भी एराकिडोनिक एसिड, मैं ऐसे बता दूँ 12, 14, 16 कार्बन, लॉरिक मिरिस्टिक, पामिटिक। सो चेन लेंथ अगर इंक्रीज़ होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक। अगर उसके साथ साथ और एक चीज़ आता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सो अनसैचुरेशन अगर बढ़ाएंगे, अनसैचुरेशन मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, अगर आप इंक्रीज करेंगे आपका क्या होगा, ये जो पैकिंग क्या होगा, पैकिंग विल बी इफेक्टेड। तो पैकिंग अच्छे से नहीं होगा, they have lower melting point, so melting point will decrease। जैसे यहाँ पे पूछा गया था कि कोल्ड क्लाइमेट नीड थर्मल इंसुलेशन, तो क्या होगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रखेंगे, है ना। उसके साथ साथ यहाँ पे जैसे देखिए मोस्ट ऑर्गेनिज्म कैन रेगुलेट मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी बाय चेंजिंग लिपिड कंपोजिशन, इफ सेल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वार्म एनवायरनमेंट टू कोल्ड, तो क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 16 कार्बन फैटी एसिड कंपेयर टू 18 कार्बन फैटी एसिड। तो चेन लेंथ डिक्रीज होगा, अनसैचुरेशन इंक्रीज होगा। तो ये 2-4 पॉइंट्स था जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। DBT 2024-25 में इस तरह से क्वेश्चन, 25 में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। लंबे टाइम से इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। पहला वाला जो पोर्शन है बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में आप एक बार आराम से पढ़ लीजिए। और मैं बाकी जो कॉक्स ये सब मैं बता रहा था इसको भी आप पढ़ते रहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो पूछ लेगा तो आप कहाँ जाएंगे। सो इट्स बेटर यू लर्न नाउ। और उसके साथ साथ जैसे ऊपर में ही था एराकिडोनिक एसिड वाला ये पार्ट, पहले भी मैं आपको दिखाया था। ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग प्रोस्टाग्लैंडिन एराकिडोनिक एसिड से बनता है। कितने डबल बॉन्ड्स हैं, 5, 8, 11, 14,
24 4 डबल बॉन्ड 20 कार्बन लेंथ 5 8 11 14 5 8 11 14. सो एराकीटोनिक एसिड 5 8 11 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 5 8 11 14 20 कार्बन 4 डबल बॉन्ड. ठीक, इससे नॉन स्टेरल एंटी ड्रग्स कैसे काम करता है ये भी क्वेश्चन हॉटस्पॉट एरिया है, पूछा जा सकता है बार बार. ठीक, लास्ट ये जो एक पार्ट दूसरा पार्ट है सेल ऑर्गेनेल एंड देयर फंक्शन, इसमें बहुत सारे चीज़ें आ जाते हैं. साइटोस्केलेटन मोटिलिटी फंक्शन फटाफट एक बार देख लेते हैं. सो पूछा गया है सेलुलर ऑर्गेनेल एंड देयर फंक्शन. ये जो पोर्शंस हैं ये पोर्शन में घिसा पीटा वही सवाल आएगा कि भाई बताओ कि मार्कर एंजाइम लाइसोसोम का क्या है. मार्कर एंजाइम अगर आप देखें ये सबसे मैं रिकमेंड करूँगा, जैसे सेल बायोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट एरिया है बहुत सारे चार्ट आपको पाथफाइंडर में आराम से मिल जाएगा. सो मैं रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट एक बार पाथफाइंडर या कोई भी जो बुक है जिसमें आपसे एरिया है छोटे मोटे पॉइंट्स के लिए, ऐसा नहीं है हर एक चीज़ आप पाथफाइंडर से पढ़ें. पाथफाइंडर में रिवीजन के लिए सबसे बढ़िया है. जैसे आप देखिए ये एसिड फॉस्फेटेज, सो दीज आर ऑल प्रेजेंट इन लाइसोसोम. मार्कर एंजाइम एसिड फॉस्फेटेज बहुत ये मार्कर एंजाइम है लाइसोसोम का. सो इसमें जो आपको ध्यान रखना है फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनेली, फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनेली. और क्रिटिकल फंक्शन में जैसे माइटोकॉन्ड्रियम के जो आपका कार्डियोलिपिन कहाँ पाया जाता है, आप समझ रहे हैं क्या पूछा जाएगा. जो जहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है सभी को पता है, तो ये सब तो पूछा नहीं जाएगा. ये कार्डियोलिपिन, सो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिकली इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाता है. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर आप पूछें, माइटोकॉन्ड्रिया पैरोक्सिसोम जो सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे मेंशन्ड है. सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे 2024 में माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस तरह से लाइसोसोम पैरोक्सिसोम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा. जैसे पूछ लिया गया था कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और डबल मेम्ब्रेन बाउंड है ना, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली. ठीक, ये जो एरिया है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जहाँ पे बहुत एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से कौन सा ऑर्गेनेली आप देख सकते हैं ये सर. सो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक करके जाता है. न्यूक्लियस में क्या देखेंगे कि न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, रैन जीटीपीएस कैसे काम करता है, बस इतना ही. ये तो बहुत जगह पूछा गया है. न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल क्या है, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल क्या है. न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल एनएलएस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एनएलएस ऑब्वियसली लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच होते हैं. सो न्यूक्लियस में अगर आप पूछें दीज आर लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच सिग्नल सीक्वेंस, ये भी पूछा गया था, तो आराम से पूछा जा सकता है. तो एनएलएस पूछा, लोकलाइजेशन सिग्नल पूछा, एनईएस पूछा जा सकता है, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल. ठीक, तो ये होता है आपका ल्यूसिन रिच. दिस इज ल्यूसिन रिच. ये लाइसिन आर्जिनिन लाइसिन नहीं, ल्यूसिन रिच. लाइसिन एंड आर्जिनिन इज न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल. रैन जीटीपी कैसे काम करता है, ये जैसे ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. रैन जीटीपी कैसे काम करता है, रैन जीटीपी ट्रांसपोर्ट में ही आ जाएगा आपका. ठीक, बस इतना ही ध्यान रखिए न्यूक्लियस के बारे में, और ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे. न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स क्या है, छोटे मोटे जो बेसिक से सवाल बनते हैं, दैट इज़ इनफ. अच्छा, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैं पहले बता लेता हूँ. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट रिलेटेड पोर्शन में तो आएगा ही आएगा. जैसे आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है. और ग्लाइकोसाइलेशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ना भाई. ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पे होता है, कितने बार क्वेश्चन पूछा गया, आप देखेंगे तो पागल हो जाएंगे. एल लिंक ग्लाइकोसाइलेशन, ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन. एल लिंक ग्लाइकोसाइलेशन किसके ऊपर होता है, ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन किसके ऊपर होता है. और उसके साथ साथ प्रोटीन फोल्डिंग वाला भी प्रोसेस आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होता है. आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है. सो प्रोटीन डाइस्लाइड आइसोमरेज, ये चार्ट बना के इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. जैसे देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ये जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे एक था पीडीआई, तो पीडीआई प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज इज ऑब्वियसली इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ करेक्ट डाइसल्फाइड बॉन्ड
इन प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड उसके ऊपर आ गई है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, so what are the site for protein glycosylation, that is endoplasmic reticulum and Golgi body। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या क्या काम है, एडिशन ऑफ इनलिंक शुगर, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग कौन करता है, और उसके साथ साथ आप कार्डियोलिपिन, ये छोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं, एडिशन ऑफ कार्डियोलिपिन के बारे में हमने बात कर लिया, माइटोकॉन्ड्रिया। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और 2-4 पॉइंट्स में बताना चाहूँगा, जैसे प्रोटीन फोल्डिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, क्योंकि आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो आपका बनता है। उसके साथ साथ इनलिंक ग्लाइकोसाइलेशन, ओलिंक ग्लाइकोसाइलेशन एस्पारेजिन और सेरिन थ्रियोनिन के साथ अटैच किया जाता है ना, एस्पारेजिन और सेरिन थ्रियोनिन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, जब भी आएगा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, साइटोक्रोम 4p450, साइटोक्रोम P450 ये इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोसाइलेशन प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज। एंड ऑब्वियसली जैसे आप अगर देखेंगे कि इनलिंक ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस कैसे होता है, वो भी आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं। तो एस्पाराजिन, सेरिन थ्रियोनिन, सेरिन एंड थ्रियोनिन के ऊपर आपका होता है ओलिंग, और एस्पाराजिन के ऊपर ये एसन, एस्पाराजिन के ऊपर आपका होता है ये इनलिंक ग्लाइकोसाइलेशन, इनलिंक ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक, बस इतना ही काम है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। लाइसोसोम, सुसाइड बैग सभी को जानते हैं, हाइड्रोलेज, पीएच, जो फॉस्फेटेज, हाइड्रोलेज, ये सब प्रेजेंट रहते हैं लाइसोसोम में। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि भाई ये कौन कौन सा एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में मैं बताऊँगा कॉम्प्लेक्स ऑलिगोसैकेराइड्स फॉर्मेशन। गोल्गी में अगर आप पूछे तो गोल्गी बॉडी में गोल्गी का काम है कॉम्प्लेक्स ऑलिगोसैकेराइड, कॉम्प्लेक्स ऑलिगोसैकेराइड फॉर्मेशन, हाई मैनोज ऑलिगोसैकेराइड, सम प्रोटीन अंडरगो ओ ग्लाइकोसाइलेशन, है ना, और कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोसाइलेशन होता है गोल्गी में। ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाइसोसोम हो गया, सिंथेसिस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ लिपिड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। पैरोक्सिसोम यहाँ पे जैसे 2021 अब देख सकते 1720 रेपिटेशन देख आराम से देख सकते हैं आप, 2017, 2020, 2021 में पैरोक्सिसोम आर डिफरेंट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। पैरोक्सिसोम इज सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। एंड आप और एक चीज़ जैसे सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल के बारे में अगर पूछा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल इज इनकरेक्ट, सो इट इज अ कंटेंट्स आरएनए एंड प्रोटीन। सो ये ट्रांसपोर्ट में के दौरान आप वेसिकुलर ट्रैफिकिंग ये सब में आप जनरली मिल जाएगा आपको आराम से। सो जो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल हैं, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन आरएनए एंड प्रोटीन के साथ बना होता है, जिसको 7SL ScRNA बोला जाता है। आप देखेंगे मैंने RNA पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3 कौन क्या बनाता है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको बता चुका हूँ। तो 7SL RNA ScRNA, सो ये 300 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है, जिसमें 11S RNA पार्टिकल, RNAP, ये सब टर्मिनोलॉजी एज इट इज़ पूछा जाता है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, दिस इज अ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, सो इट कंटेन्स RNA एंड प्रोटीन। बस इतना ही ध्यान रखिए। इस तरह से क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करूँगा फिर से पूछे जाने का, जैसे SRP क्या है, बीप क्या है, GPI क्या है, ए लिपिड एंकर प्रोटीन अटैच टू द मेम्ब्रेन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट बाइंड टू सिग्नल पेप्टाइड, दैट इज SRP। सो ऑब्वियसली B का 1 हो गया, C का 2 हो गया, I का 4 हो गया। सो आप अगर ऑलरेडी 1-2 जानते होंगे, आप ऑप्शन एलिमिनेट करके इस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, और अगर आप बात करें कि छोटा मोटा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता दीजिए कि मैं रिकमेंड करूँगा वेसिकुलर ट्रैफिकिंग वाला पोर्शन मैं जब आपके साथ हाईलाइट करूँगा तब देखेंगे। उसके बाद आता है साइटोस्केलेटन एंड सेल सेल इंटरेक्शन। साइटोस्केलेटन एंड सेल सेल इंटरेक्शन के लिए सबसे बेहतरीन चार्ट है, आप हार्वे लॉरिस में जाइए, सेल सेल कम्युनिकेशन में, दैट इज़ वेसिकुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन, सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड मूवमेंट। हाँ, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूबुल सभी लोग जानते हैं, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूबुल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। मैं जहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ, ये पैक्टिन, जी एक्टिन, विनक्यूलिन, विनब्लास्टिन सभी जानते हैं। एक है ड्रग्स दैट इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल एंड माइक्रोफिलामेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप चाहे तो ये टाइप पढ़ सकते हैं, मायोसिन
मासिन 1 2 कैसे मसल मूवमेंट होता है। अच्छा यहाँ पे शायद इतना अच्छे से नहीं है ये वाला माइक्रोट्यूबुल माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूबुल डायनामिक्स का भी वास्ट एरिया है। काइनेसिन डायनिन ये सब के ऊपर एक बार आप आंखें डाल के देख सकते हैं कि भाई पॉजिटिव इन डायरेक्शन, जैसे ये वाला ऑर्गेनेल ट्रांसपोर्ट साइटोप्लाज्मिक डायनिन किस तरफ जाता है, काइनेसिन किस तरफ जाता है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछे तो आराम से इस तरह क्वेश्चन कर सकता है। मैं रिकमेंड करूँगा जो इनहिबिटर्स हैं, यहाँ पे शायद ये इस चार्ट में नहीं है, इनहिबिटर्स ऑफ साइटोस्केलेटन। सो इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि अप्लाइड वाला पोर्शन आप मान के चल सकते हैं। और लैमिन इंटरमीडिएट फिलामेंट मेजर क्लासेस, जैसे न्यूक्लियर लैमिन इज क्लास 5 ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट, न्यूक्लियस में पाया जाता है। बहुत बार इस सब न्यूक्लियर, जैसे यहाँ पे पूछा गया था कि भाई बताओ इंटरमीडिएट फिलामेंट, 2019 का ही सवाल है। तो अब लैमिन पूछ लिया गया, अब दूसरा कुछ पूछा जा सकता है आराम से, जैसे एसिडिक केराटिन बेसिक केराटिन क्या है। दिस आर ऑल इंटरमीडिएट फिलामेंट। न्यूरोफिलामेंट टाइप 4 न्यूरोफिलामेंट 1 न्यूरॉन्स में पाया जाता है, एक्सोन ऑर्गेनाइजेशन में मदद करता है। तो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इंटरमीडिएट फिलामेंट दैट इज प्रेजेंट इन मैमल्स। ऐसे भी यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे जैसे साइटोस्केलेटन के बारे में अगर कोई पूछे तो फंक्शन ऑफ काइनेसिन डायनिन, ठीक, उसके साथ साथ माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल एंड आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट का काम, इंटरमीडिएट फिलामेंट का फंक्शन, काम जानना पड़ेगा आपको, ठीक। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे जैसे बहुत बेसिक सवाल है, कुछ अलग से खास कुछ करना नहीं है आपको इस सब पढ़ने के लिए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, लैमिन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्गो हैज टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल टू द सेल पेरीफेरी। सो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, जहाँ से ग्रो कर रहा है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव एंड है। सो काइनेसिन और डायनिन, अभी जो आपको मैं फोटो दिखा रहा था काइनेसिन एंड डायनिन, उसका मूवमेंट अगर देखेंगे, सो डायनिन इज ए नेगेटिव एंड डायरेक्टेड मोटर प्रोटीन एंड काइनेसिन इज अ पॉजिटिव एंड डायरेक्टेड मोटर प्रोटीन। इससे क्या समझ में आता है, इससे यही समझ में आता है, ये जैसे ये, सॉरी मैं उल्टा बता दिया, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। सो आपका जो काइनेसिन है, डायनिन नेगेटिव की ओर जाएगा, सो डायनिन सेंटर की तरफ आएगा और काइनेसिन पेरीफेरी की तरफ आएगा। सो पेरीफेरी इज पॉजिटिव निकल रहा है, आउट ग्रोथ हो रहा है, ये थोड़ा यहाँ पे आउट ग्रोथ हो रहा है। सो पॉजिटिव टू नेगेटिव, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस नेगेटिव और जहाँ से जा रहा है दैट इज विल पॉजिटिव। सो किस तरफ से कौन जा रहा है, सो यहाँ पे बता रहा है सेल टू द सेल पेरीफेरी, सो ऑब्वियसली काइनेसिन होगा, काइनेसिन विल बी द राइट आंसर। सो इस तरह से क्वेश्चन बना है छोटे मोटे। सो मैंने अभी तक आपको कहाँ तक लेके गया है एक बार मैं बता देता हूँ, दैट इज़ साइटोस्केलेटन मोटिलिटी एंड फंक्शन तक। लास्ट वीडियो में हम ये पूरा पार्ट कंप्लीट करा दूंगा। उसके साथ साथ एक यहाँ पे मैं करा ही देता हूँ सेल जंक्शन के बारे में, सेलुलर कम्युनिकेशन में सेल कम्युनिकेशन एंड सेल एडेशन मॉलिक्यूल, ये भी बहुत बढ़िया है यहाँ पे। जैसे देखिए इंटीग्रेटिंग सेल्स इनटू टिश्यू, मेम्ब्रेन वेसिकुलर ट्रैफिकिंग, ये जो आपका पोर्शन है ये भी बहुत अच्छे से हाँ ये आ गया, सेल एडेशन मॉलिक्यूल एंड ये देखिए यहाँ पे जो ये चार्ट है आराम से देखिए, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेल जंक्शन, एज इट इज़ ध्यान रखिए, और कुछ करना है नहीं। सेल जंक्शन में एडहेरेंट जंक्शन, डेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम, फोकल एडिशन, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, प्लाज्मोडेस्माटा। गेट के पहले भी मैंने ये चार्ट दिखा चुका हूँ, गेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। सेल एडिशन के लिए एडहेरेंट जंक्शन, सेल एडिशन डेस्मोसोम ये इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ लिंक करता है। हेमीडेस्मोसोम इज सेल टू मैट्रिक्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट सेल टू मैट्रिक्स एक्टिन फिलामेंट के साथ जुड़ता है। टाइट जंक्शन जैसे ऑक्लूडिन, क्लॉडिन, दिस आर प्रिंसिपल सेल एडिशन मॉलिक्यूल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ जंक्शन, वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट। और जैसे प्लाज्मोडेस्माटा दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट, दिस इज अ सेल वन टाइप ऑफ जंक्शन, गैप जंक्शन है। कनेक्सिन, इनेक्सिन, पेनेक्सिन कहाँ पे पाया जाता है, गैप जंक्शन में पाया जाता है, ठीक। बस इतना ही ध्यान रखिए सेल कम्युनिकेशन एंड जंक्शन में। अगर और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे और बहुत सारी चीज़ें दिया है, मैं रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट ये बाकी जो चार्ट मैंने आपको दिखाया ये बाकी चार्ट एक बार आराम से ऊपर वाला चार्ट देख लीजिए, मोर देन इनफ फॉर गेटिंग वन क्वेश्चन, आराम से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। सो
ये पार्ट हो गया, बचा रहा सेल डिवीज़न, सेल साइकिल एंड कैंसर सेल सिग्नलिंग। 3 पार्ट को लेके मैं अगला वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोस और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा सेकेंड पार्ट को लेके, और इम्यूनोलॉजी का भी सेशन रखूँगा जहाँ पे इम्यूनोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी पार्ट 2 एंड उसके बाद हम लोग इम्यूनोलॉजी डिस्कस करेंगे। ये 3rd वीडियो आप मान सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में बात करते हैं।